पहलगाम में 26 मौतों के पश्चात 26 लोगों को इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके जिस तरह से मारा, उसके पश्चात देश बहुत गुस्से में भी है। और दो चीजें हैं, बदला भी चाहिए, बदलाव भी चाहिए। और इस पूरी चीज को एक स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री एज वेल एज इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव के लिए समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए आज एक विशेष मेहमान है हमारे साथ, एंड वी वांट टू वेलकम हिम, कर्नल RSN सिंह साहब। कर्नल सर, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। जस्ट टू शेयर विद पीपल, वैसे तो आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट Colonel RSN Singh has served as a military intelligence officer. He went on to serve in RAW, an Indian Army officer, has authored several books, and is a very, very strong and a credible voice in the field of military and intelligence matters. Sir, welcome on the show. करण, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर। मुझे बुलाने के लिए मैं आपका आभार मेरा। It's an honor sir for us. जी। देखिए, अभी जब से मैंने आसिम मुनीर का वो भाषण या टॉक कहिए जो अमेरिकन सॉइल पर उन्होंने दिया था, मैंने सुना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आर्मी चीफ जब अपने दुश्मन के देश के बारे में बोले, उसकी सेना के बारे में बोले, उसकी हुकूमत के बारे में बोले, वो जायज है। शायद उसके दायरे में वो सब कुछ है। लेकिन जब वो हिंदुओं को खास करके टारगेट करे या और हिंदू एजेंडा के तहत अपने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करे, तो वो बड़े खतरनाक इंडिकेशन। और ये बात भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो ऐसी बातें कर रहा है तो उसके अपने ही देश के अंदर में हिंदू, चाहे वो 1% हो, 0.5% हो, मैं वो नहीं कहता, लेकिन मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 0.01% भी, आप इस तरह की बात एक अमेरिकन सॉइल से नहीं कह सकते जी। और फिर उसने उसके पूरे भाषण में जो भी उसने बोला कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, हमारी तारीख अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारे हीरोज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी क्या क्या उसने बोला, सब कुछ बोला। और उसने जो भी बोला, इट वाज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जिन्ना's स्पीच इन लाहौर इन 1940। और मैंने एक किताब लिखी है, इफ यू जस्ट परमिट मी। जी जी। ये मैंने एक किताब लिखी थी जी। आज से कुछ साल पहले। जनरल BN शर्मा ने इस किताब का विमोचन किया था। जी जी। आई रोट दिस बुक अंडर द एजिस ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और इस किताब की वेटिंग की थी जो चेयरमैन थे RK मिश्रा ORF के, उन्होंने की थी। और ही वाज, आपको याद होगा कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में उनका बड़ा रोल रहा था। वो बैकरूम डिप्लोमेसी, वो कोई 12-13 राउंड नियाज नायक RK मिश्रा टॉक्स हुए थे। तो मैंने अपनी इस किताब की शुरुआत ही वहीं से की है कि जिन्ना ने क्या स्पीच दिया था। तो ये इसने जो बोला, that was exactly, I mean, he uttered what Jinnah had spoken. तो मुझे लगा कि ये आदमी एक तो इंटेलेक्चुअली बहुत थका हुआ है, ठीक है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज थी एक मौलवी वाली बॉडी लैंग्वेज। तो थोड़ा उसके मैं बैकग्राउंड में गया तो देखा कि ये एक्चुअली में इसके वालिद जो थे वो टीचर थे, लेकिन वो उसमें भी काम करते, वो मौलाना का भी काम करते थे, फ्राइडे प्रेयर्स प्रिजाइड करते थे, कुतबे पढ़ते थे।
तो इस आदमी की जो परवरिश जो है वो इस तरीके से हुई है। और फिर आप लोग सबको तो मालूम होगा कि ये अपने आप को हाफिज कहता है। एज लेफ्टिनेंट कर्नल ही वाज पोस्टेड इन सऊदी। मदीना से इसने कुछ कहता है हाफिज, जिसको कुरान कंठस्थ हो उसको हाफिज कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मिसनोमर है, फ्रॉड है। 99.99% आदमी को कभी कुरान कंठस्थ हो ही नहीं सकता है, और खास करके हमारे हिंदुस्तान में और कहीं भी, क्योंकि कुरान जो है कोई लॉजिक, मतलब उसका जो सीक्वेंसिंग है चैप्टर्स का, वो कोई मतलब इट इज नॉट इन एन असेंडिंग ऑर्डर और ए डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, वो नहीं। तो अब आपको कोई पूछे कि भाई पहला चैप्टर में कि करण वर्मा एक बहुत एक बड़े अच्छे कमेंट्रेटर हैं टेलीविजन पे, उनकी शिक्षा यहाँ पर हुई। फिर आप सडनली चले जाते हैं कि करण वर्मा का अगले चैप्टर में जन्म हुआ यहाँ पे, और फिर आप सीधे बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, और बुढ़ापे की तरफ फिर आपको कहते हैं कि इनकी शादी यहाँ हुई। नो दैट काइंड ऑफ, सो एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन लॉजिकल सीक्वेंस यू कैन नॉट पुट इट टू मेमोरी, राइट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जैसे हमारे उर्दू फ्रॉड चल रहा है ना, उर्दू, वैसे ही है ये भी एक तरह का फ्रॉड, ठीक है। तो जब मैंने ये इसका पूरा बैकड्रॉप देखा, और ये आप किसी भी आदमी के को जज करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ड्वेल करना होता है उसके पर्सनैलिटी पे। और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इसका बड़ा रोल होता है कि आप ये आदमी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, एक विशेष परिस्थिति में कौन आदमी क्या करेगा, तो थोड़ा उसकी साइकोलॉजिकल बनावट, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका बैकग्राउंड पे ड्वेल करना होता है। तो मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगा। और कई जो आपके जैसे पॉडकास्ट जो के लिए लोगों ने इनवाइट किया, तो लोगों ने अलग अलग शीर्षक सब्जेक्ट्स का सुझाव दिया। किसी ने कहा कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पे बात करते हैं, किसी ने कहा मुर्शिदाबाद पे बात करते हैं, किसी ने कहा कि मणिपुर, म्यांमार पे। तो मैंने कहा भाई देखिए, मैंने सबको कहा कि इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई वांट टू जस्ट मार्क ऑन दिस, ये इस पर मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ व्हाट मुनीर हैज स्पोकन। दिस वाज बिफोर पहलगाम। The moment he said this, after that you got a feeling कि भाई कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से वो हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से वो रैंटिंग कर रहा था, तो एक छोटी सी बात सर मैं और इसमें पूछना चाह रहा था आपसे, बिकॉज अब आपने आसिम मुनीर की बैकग्राउंड की बात करी, तो कई इनके जितने पाकिस्तानी इनके एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उसमें ना बहुत आ रहा है कि आसिम मुनीर जो थे वो डीजी आईएसआई थे जब पुलवामा का पूरा केस हुआ एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई। तो ही इज वेरी क्वालिफाइड अपेरेंटली, वो जिस तरह से पेश कर रहे हैं इसको कि वो बड़ा क्वालिफाइड है, वो तो स्पाई भी रहा है। जैसे आपने तो उसकी पूरी कुंडली पीछे की खोल दी कि भाई वो हाफिज अपने को कहता था, मौलवी बैकग्राउंड से। ये बहुत हार्प कर रहे हैं कि ही इज आल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट स्पाई अपेरेंटली हु हैज सर्व्ड एज डीजी आईएसआई एंड इज नाउ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो ये लोग भी एक आसिम मुनीर की बैकग्राउंड बहुत चला रहे हैं इस समय। नहीं, वो डीजी आईएसआई भी था, वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुका है। हाँ। ये दोनों, वो तो फैक्टर इन करके। तो ये जान लीजिए कि ये जो पूरा आपने जो ये पहलगाम में जो ये विभत्स घटना, दहशतगर्दी की घटना, जिहादी की आपने घटना देखी, उसमें पूरा इसका पर्सनल स्टैम्प है सर। जी। You link up this his anti-Hindu rant and how Hindus were targeted in पहलगाम, ये दोनों को आप लिंक कीजिए तो उसका अपना पर्सनल स्टैम्प है। ये देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं स्ट्राइक द टेरर कैंप्स। अरे यार कहाँ है टेरर कैंप? पीओजे में लॉन्च पैड्स है,
क्या होगा उसको स्ट्राइक करने पे? बालाकोट क्या होगा? अब मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि ये बताइए कि 26/11 का लॉन्च पैड कहाँ था? भाई कराची था ना। वैलिड थिंग, वेरी वैलिड थिंग। आप जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा की बात करते हैं, और ये क्या है? ये मुनीर जो है, व्हाट इज ISI? ये टेररिस्ट आउटफिट नहीं है। अगर ISI टेररिस्ट आउटफिट है, देन द होल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इज टेररिस्ट आउटफिट। एब्सोल्युटली। ये एंड टेरर के पैड्स की बात होती है सर, ये तो मरने के लिए तैयारी है। आई मीन दैट इज कैनन फॉर पाकिस्तान। वो अगर आपने मार भी दिए आतंकवादी, तो ये तो मरने के लिए और जन्नत जाने के लिए तैयारी बैठे हैं। इट इज नॉट अ लॉस टू देम। और दूसरा क्या है कि हर्ट देयर आर्मी पीपल। जी, दूसरा क्या है कि ठीक है, आप फिजिकल टर्म्स पे बिल्कुल पाकिस्तान डजंट डिजर्व टू एग्जिस्ट ऑन दिस मैप। आई एम वेरी सर्टेन अबाउट इट। क्योंकि ये देखिए, आप जब तक मदरसे रहेंगे, मस्जिदें तो बंद होने वाली नहीं है, मदरसे बंद होने वाले नहीं हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव वो है, एफिशिएंसी है, वो भी नहीं डाउन होने वाला है। तो जिसको सप्लाई चेन कहते हैं ऑफ जिहादी, वो तो उसमें कोई कमी कभी आएगी नहीं। देन व्हाट डू यू, एक ऐसे देश के साथ आप क्या करेंगे जिसकी आर्मी जिहादी है, जिसके वो जिहादी तंजीमें वो करती है, इट बिलीव्स इन प्रॉक्सी वॉर। और आज से नहीं, ये लोग जो कहते हैं ना कि ये 90 से शुरू हुआ है, सर ये ऐसी बात नहीं है। आप जिसको 47-48 वॉर कहते हैं ना, ये मत भूलिएगा कि उसका जो हेवी कंपोनेंट था वो था दैट कॉम्प्राइज जिहादी। ठीक है ना, जब वो घुसे थे, ठीक है, वो लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय मिडिल रैंक ऑफिसर्स वगैरह उसमें होंगे, बट उसी समय से इन्होंने इस्तेमाल किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर जब 65 में हुआ था, शुरू किया था इन्होंने, तो उसमें भी जिहादी थे। तो जिहाद इनके वॉरफेयर का एक कंपोनेंट, और वो आपको लेके चलना पड़ेगा, उसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। ठीक है सर। आई थिंक इनके आर्मी के मोटो में ही है कहीं जिहाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर्मी का मोटो है, उसमें जिहाद क्लेम है। तो अब है क्या कि जब ये सब हुआ, तो शायद देखिए क्या है, एंड दैट इज वेयर करण, आई मस्ट टेल यू कि फौजी को ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए जब वो सर्विस में है ना। फौजी को ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। एक बार मुझे याद है कि जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, वेरी हाईली लर्नेड मैन, तो एक कोई सर्विंग जनरल थे कुछ, आई थिंक ही एक्सीडेड हिज ब्रीफ। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि जनरल साहब, आप तो एक रिटायर्ड जनरल की तरह बात कर रहे हैं। तो ये आसिम मुनीर, he was talking like a retired general, ठीक है ना, रेबल राउजर जी। और होता क्या है कि ये जब when you are not at the helm of things, ठीक है, आप बहुत कुछ गाइड करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज गाइड करते हैं, टू एन एक्सटेंट आप फॉरेन पॉलिसी भी हो सकता है गाइड करते होंगे, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एट द हेल्प ऑफ थिंग्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर। ही टेक्स ए होलिस्टिक व्यू ऑफ थिंग्स, ही और शी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने बकवास तो कर दिया, बकवास करके इसने अंजाम भी दे दिया। ठीक है, और थोड़ा सा वो ब्लस्टर भी होता है। हम देख लेंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ये मत भूलिएगा कि हम परमाणु वी आर ए न्यूक्लियर पावर, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है आज की तारीख में। कोई वो जो रेटरिक पे रेटरिक बोलते जाओ आप, लेकिन उसने कई चीजें फैक्टर इन नहीं की जी। उसने फैक्टर अभी करवा देते हैं, ये हिंदुस्तान जो है सहम जाएगा,
इन लोगों ने हमको बहुत परेशान कर रखा है, जो भी है वही है। अब इसमें ये फैक्टर नहीं, और ऑब्वियसली दैट कंफर्ट कि हम लोग न्यूक्लियर पावर है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर उससे तो डर ही जाएंगे लोग। तो सर उसने ये फैक्टर नहीं किया कि भारत ने एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा इफेक्टिव वेपन अनलीश कर दिया, एंड दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। राइट, उसको वो फैक्टर कर ही नहीं सका, क्योंकि दिस जनरल डजंट अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। अब जियो पॉलिटिक्स में क्यों कह रहा हूं कि अभी तक आपने जो रेकनेबल पावर्स है वर्ल्ड के, वहां पर आपने कोई रिएक्शन, बहुत बड़ा रिएक्शन देखा? ये हमारा जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, नथिंग, नॉट फ्रॉम द अमेरिकन्स, नॉट फ्रॉम द रशियंस। और अभी तक क्या होता था सर कि हम दूसरे की लड़ाई लड़ते। 1965 वॉर हुआ, अमेरिकन्स ने कहा कि ठीक है, हम हथियार नहीं देंगे, तुमने हमला किया है इंडिया के ऊपर में। फिर उसके बाद इन अ वे सोवियत ऑल्सो, उन्होंने ये कहा, कुछ दिन चल लड़ाई हुई, बोला कि भाई खत्म करो यार इसको, अब हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। जनरल चौधरी साहब आप बोल दो कि यहाँ से एम्यूनिशन नहीं है, जनरल साहब ने बोल दिया कि बस हमारा एम्यूनिशन खत्म होने वाला है, जबकि इतना एम्यूनिशन था कि हम कई महीने और लड़ सकते थे, ठीक है ना। फिर लड़ाई खत्म हुई, उन्होंने कहा देखो यार ये लड़ाई तो हो रही है, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी तो हमने ब्रोकर करवाया था 1960 में, इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो दोनों वो कमीशंस मिलते रहे। तो उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो दे ऑल डिजर्व नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है ना। उन्हें कहा यार वो देखो यार, ये जंग होता, ये तो युद्ध होते रहते हैं, लोग तो मरते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अब पानी कैसे रोक सकते हो आप किसी का? और ये तो अमेरिका के द्वारा ब्रोकर्ड है, ये तो इट इज कास्ट इन स्टोन, ठीक है। अब लड़ाई खत्म हुई, IWT कमीशंस मिलते रहे, आपने हाजी पीर भी कब्जा कर लिया, और आपको कहा ये लौटा दो, आपने लौटा दिया, बिकॉज यू वर शिप टू माउथ। आपको सैंक्शंस का ये डर था, राइट। वैसे ही 71 में हुआ, वैसे ही आपको, हाँ, ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में भी हुआ। तो प्रोबेबली आसिम मुनीर और द पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन, उन्होंने सोचा यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज, ये बस ये तो पूरी दुनिया कूद पड़ेगी हमारे फेवर में, हिंदुस्तान ये कर ही नहीं सकता है। और आसिम मुनीर ने तो सब कुछ बोला, हमारा इतिहास अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, इत्यादि इत्यादि। उसने ये नहीं कहा कि ज्योग्राफी अलग है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया उसको कि देखो ज्योग्राफी तो मतलब दिस इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज नॉट कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर नट्स, बिकॉज यू हैव द ज्योग्राफिकल प्राइमेसी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इस पे दो चीजें सर, मुझे आपसे जरा दो चीजें विस्तार में समझनी है इसमें, बिकॉज इसमें एक चीज आ रही है, हाउ विल वी स्टोर द वाटर। इस पे बहुत चीजें आ रही हैं, देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अंडर वे, बट स्टिल जो पूरा वाटर है, जैसे अगर मैं मिलियन एकड़ फुट की बात करूं, आई थिंक देयर आर 140 MAF दैट गो इनटू पाकिस्तान every year, and we have the capacity to store a very small percentage of it, and we need to build that infrastructure over the next 10 years to store that. एक ये बात पे जरा मुझे समझाइएगा। और दूसरा, एक कई लोगों ने ये थ्योरी स्टार्ट करी कि भाई हमारा पीछे भी अपर रिपेरियन पे चाइना है, क्या वो भी कुछ कर सकता है हमारे साथ? तो जरा इन दोनों पे थोड़ा प्रकाश डालें आप। नहीं, देखिए क्या है कि
आपको मालूम है ना, ये ब्रह्मपुत्रा का जी 60 to 70% अगेन मोर जो कैचमेंट एरिया है उसका वो इंडिया में। उसी तरीके से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके ठीक है, ट्रिब्यूटरीज फिर ज्वाइन करने लगते हैं रिवर्स को और ये करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो मेरे को किसी ने कहा इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 200 MA। ओके ओके 10 times more than what has been allotted to you। ठीक है ना? हाँ, they are getting 80%। I'm saying 140 है जो मुझे पता है। The ratio is 10 times। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, But how do we store this water is the big question। अभी क्या है, स्टोर इसको ऐसे करना है कि आज आया है, आज मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और बाकी अखबारों में है भाई। जो मंत्री महोदय है पाटिल साहब, उन्होंने आज कहा है कि भाई हम एक ड्रॉप भी पानी नहीं जाने देंगे। ओके, व्हाट ही सेज इज विल ट्रैक टेररिस्ट परस्यू नहीं सॉरी, एक मिनट। एक उनका ये है कि एक बूंद भी पानी हम नहीं जाने देंगे। तो एंड ही हैज गिवन अ प्रेजेंटेशन हाउ इट इज टू बी डन। ओके, तो आप जो सवाल पूछा है ना, उसको 3 भागों में उन्होंने वो किया है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, ठीक है, तो उन्होंने वो हमारे पास इसके प्लान्स रेडी हैं। जस्ट आई वाज आई थिंक उन्होंने कुछ बताया 6-way कैनाल सिस्टम बना के वी आर गोइंग टू परहैप्स डाइवर्ट द वाटर्स। तो क्या है कि अभी जैसे there are so many dam projects underway, so that was subject to inspection। कि भाई हम आएंगे, they used to raise objections कि आपने हाइट, उसमें है स्टिपुलेशन है कि आप हाइट इतना नहीं बढ़ा सकते हैं। विद दिस हैविंग बीन सस्पेंडेड, अब हमको कोई नहीं रोक सकता, हम बढ़ाएंगे। हम डैम के जो हाइट्स है, पहले क्या था ना कि ये जो 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, चेनाब और झेलम, रन ऑफ द वाटर हम इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आप इसको थोड़ा सा मतलब स्टोर कर सकते थे टू अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। जी, अब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर अस। अब किशन गंगा रिवर का आप देखिए, उसमें हमारे यहाँ रिजर्वॉयर बना हुआ है। तो उसमें इंडिया को था कि भाई केवल आप अगस्त के महीने में इसको डिसिल्टिंग करेंगे। ठीक है, इसको रिजर्वॉयर को आप खोलेंगे। अभी हम जब मर्जी हम तब खोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, एज अ लेमैन आई डोंट नो, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आजकल पाइपलाइन से आप कहीं से कहीं काफी पानी आप डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो हमारे पास ऑप्शन। और इसका असर ये भी है कि आप इवन विद द प्रेजेंट अरेंजमेंट, सर सिंध तक जाते जाते जो पानी है वो सूख जाती है। वो सुकूर बराज जो है वहां पर पानी बिल्कुल कभी कभी तो बिल्कुल सूखा रहता है। और ये जब इंडस रिवर जब जाके मिलती है ना वो उधर कराची के पास में, ये अरेबियन सी से सिंध में, इट बिकम्स लाइक अ डर्टी नाला। तो एज इट इज, एक होता है ना वाटर सिक्योरिटी और एक होता है वाटर स्ट्रेस। सो द होल ऑफ सिंध इज पासिंग थ्रू एक्यूट वाटर स्ट्रेस। ये सारा ये पंजाबी जो है ये सारा पानी पी लेते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि बलूचिस्तान ऑलरेडी रेस्टिव है, सिंध पहले से ये था, अब सिंध में भी ये होगा ये। तो इन्होंने ये फैक्टर इन नहीं किया था कि इंडिया विल हैव द डिप्लोमेटिक हेफ्ट और जियोपॉलिटिकल हेफ्ट और द डिप्लोमेटिक करेज टू सस्पेंड a treaty brokered by United States of America। लेकिन हमने सिग्निफिकेंटली हमने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में ये किया है।
That sends a message. Yeah. तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, और आपको मालूम है कि ये सब चीजें बिना कंसल्टेशन के नहीं होती। एंड इसमें सर अभी आपने नाम लिया, आपने जैसे बताया पानी की शॉर्टेज एंड पाकिस्तान को जरा हम समझना चाहेंगे थोड़ा, हालांकि वैसे तो समझने लायक नहीं है, बट समझना पड़ेगा जब इलाज करना है उनका। तो अभी खबर आई है सर, जस्ट 2-4 घंटे पहले की है, 10 पाकिस्तान आर्मी पर्सनल किल्ड इन बलूच आईईडी अटैक इन केटा। अभी हमने बीते दिनों भी बीएलए का देखा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी फेसिंग तहरीके तालिबान की आयर, इट्स ऑलरेडी फेसिंग दैट, इट इज इम्प्लोडिंग एट एवरी एंगल अगर मैं बात करूं। एंड लीव असाइड जो इन्फ्लेशन से सफर कर रहे हैं, वहां जो भुखमरी चल रही है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद टू हैव द ऑडेसिटी टू डू दिस, मुझे जिन्ना की वो वाली बात याद आती है, क्योंकि आपने जिन्ना का रेफरेंस दिया पीछे कि वील आइदर हैव अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। डू यू थिंक इट्स नाउ टाइम फॉर अस to have a divided Pakistan? We had a divided Pakistan back in 71 when we divided it into two. We had all the advantage, but unfortunately, as you just said, कि शिमला अग्रीमेंट आते आते तक जब हम पूरा इलाज कर सकते थे, आर्मी ने तो पूरा जंग जीता, but on the negotiating table, God knows what we did. But right now, do you think it's the time कि ये तो हो गया एक potential move जो आपने बताया, but a kinetic move which causes them serious consequences, which changes things, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बदला भी और बदलाव भी। Do you see that happening? Do you think we are at the precipice of it? What do you see? देखिए, एक तो अगर आप मुझे 71 से आप अगर कंपेयर करोगे, जो अभी कुछ जो ये IWT का सस्पेंड करना, तो 71 की अहमियत ये थी कि 62, 65 के बाद से नेशन के साइकोलॉजी के लिए एक एम्फैटिक विक्ट्री ओवर पाकिस्तान बहुत जरूरी था जी। तो वो हासिल किया हमने। दूसरा चीज हमने हासिल किया कि पाकिस्तान ईस्टर्न नेवल बोर्ड से, सी बोर्ड से उसको फोल्ड अप करना पड़ा, ठीक है ना। By virtue of having East Pakistan, they were members of CETO, तो वो भी बे ऑफ बंगाल से उनका प्रेजेंस खत्म हुआ। ये दो चीजें, लेकिन ये भी ना भूलें कि हम अपनी लड़ाई से ज्यादा उस समय कोल्ड वॉर के समय हम सोवियत यूनियन की लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय तीनों अलाइंड थे, मिसेस गांधी, शेख मुजीब और भुट्टो, ये सब सोवियत प्रोटेजीज थे। You'll be surprised about Bhutto, but this is the fact I'm telling you. Okay. And that is why he was hanged, and the Americans were very happy when he was hanged. ठीक है। तो ये तीनों अलाइंड थे। तो जब आपका हो गया, लड़ाई हो गई, फिर वो सब कुछ नहीं हुआ। मिसेस गांधी को बोला गया कि भाई ये है, दिस वॉज आवर वॉर, ये 93,000 को आप लौटा दो, ठीक है। किसी को देखना हार्म नहीं होना चाहिए, लौटा दिया उन्होंने, ठीक है। एक किसने उनको सरेंडर करने के लिए बोला? इट टॉक्स वॉल्यूम्स अबाउट देयर फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ दीज सो कॉल्ड जिहादी। अरे 93,000 तो अगर मुक्के से भी लड़ते ना, तो कम से कम 1 महीना और लड़ सकते थे। 93,000 is a big number, boss. It is almost 5 divisions. ठीक है। तो 93,000 हमने लौटा दिए, जैसे 65 वॉर के बाद हाजीपुर लौटाया था। LOC को हम भी नहीं बना सके, बिकॉज वो वी वर टोल्ड, मिसेस गांधी वाज टोल्ड कि दिस मच एंड नो मोर। जी 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 जी, ठीक है। तो ये हुआ। So that is why I said कि this is the first time कि हमने पूरी दुनिया की जो पावर्स हैं, आज आपका जियो पॉलिटिकल हेफ्ट इतना है कि आपने ये कदम उठा लिया। और इसका कारण क्या है? Of course there is a
fantastic change in the geopolitical configuration, particularly since coming of Trump. Yeah. 1. 2. Your economy. You are world's 4th largest economy. ठीक है ना? तीसरी चीज क्या है कि there can be no Indo-Pacific strategy without you. 4th आपका अहमियत क्या है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. यस, जो G20 पे बात जिसकी यस सिग्निफिकेंटली ये G20 पे हुआ था. अब आईमेक क्या है सर? आईमेक अब गाजा के में हमास के रहते हुए तो ये नहीं हो सकता था. तो गाजा हैज disappeared. Gaza has disappeared in its original form from the map. ठीक है? और about to disappear. और इसीलिए जो सऊदी ट्रिप जो था उसमें आईमैक एक बहुत बड़ा मुद्दा था. और इस one of the reasons is that the attack took place was this also. अब है क्या कि अब इसका आईमैक का राइवल कौन है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. जी. You think that the Americans will ever permit the Chinese to gain a foothold in the Persian Gulf through Pakistan? They will break Pakistan, but they will not allow it. और हम भी नहीं बनने देंगे. क्योंकि ये हमारे कश्मीर से पास करता है, गिलगिट बल्टिस्तान से पास करता है. Yes. और ये आईमेक का राइवल कॉरिडोर. तो चाइनीज ने हमास को एक्टिवेट किया था कि ये तुम हंगामा कर दो, उसके बाद अपने आप ही वो रीजन जो है इट विल डिसेंड इनटू कैओस, फिर ये आईमैक शैमैक सब ये हो जाएगा. तो इसलिए ये इंडिया का मूवमेंट है. एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन, यू हैव टू थैंक द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन. ठीक है ना? You have to thank the present dispensation that gradually but very firmly they have created this geopolitical environment for you. और ये geopolitical environment वो टेलीविजन पे वो hysterical ranting से नहीं होता है. It has to be cool, calculated and calibrated. तो आपने देखा इसका ये, और आगे जो भी होगा वो बड़ा कूल और कैलिब्रेटेड होगा. आप जो उम्मीद नहीं कर रहे थे वो चीज होगी. अच्छा. ओके. ठीक है. अब मुझसे मत पूछिए. मैं एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूँ. आई कैन डिस्कस मेनी ऑप्शंस, बट व्हाई शुड आई? ओके. हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ब्रेनी लोग वहां बैठे हुए हैं. व्हाई शुड आई? देयर आर 100 ऑप्शंस. उस दिन मैं टाइम्स नाउ के डिबेट में आपके साथ था, शायद आप भी थे. जी. और मुझसे जब पूछा गया कि व्हाट आर द ऑप्शंस, तो मैंने पहला कहा दैट एब्रोगेट इंडस वाटर ट्रीटी. और मैंने ये भी वहां कहा कि पीपल आर लिसनिंग टू मी. और सर वो डिबेट खत्म हुआ और वो आया, वो फ्लैश आया, न्यूज फ्लैश की इट हैज बीन सस्पेंडेड. Not that I mattered or nonsense. It was just a good coincidence. Right. ठीक है सर. तो ऑप्शंस बहुत हैं. अब हमारे यहाँ लोग उतावले हैं, क्या करोगे, क्या ये करोगे. अरे छोड़ दो यार, अच्छा होगा सब. एक बात और बताता हूँ मैं. मैंने आसिफ मुनीर की बात की. आप मोदी साहब की स्पीच एनालाइज करो मधुबनी में. जी. When he says that जो भी बचा खुचा है वो भी नहीं रहेगा. Right. What is बचा खुचा? बचा कुचा तो
भाई एक हिस्सा तो अलग हो ही चुका है 71 में, हाँ हाँ, तो वो भी नहीं रहेगा, जो है वो भी नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने सडनली स्विच्ड ओवर टू इंग्लिश, और उन्होंने कहा कि he started addressing the international community. Yes, suddenly he broke into English ठीक है, and he started speaking in English to send a हाँ very loud and resonant message. हाँ, तो ये दो वो भी चीजें। मिस आउट नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं कि, और देखिए, अगर कोई ये जानने की कोशिश करे कि सरकार क्या करने वाली है, क्या करने वाली, इट इज इम्पॉसिबल। इस मैं सरकार से कुछ लीक मैं नहीं समझ होता। गया सर, मैं एक बात समझ गया दैट यू आर बीइंग वेरी रिस्पांसिबल एंड गार्डेड ऑन दिस कि क्या No, हो I सकता don't है know क्या। anything. I don't know anything. But if you ask me for the options, I'm not going to tell you. Why नॉट should नो I? वरीज, नो वरीज, नो वरीज। बट मैं एक फिर भी एक ब्रॉडर व्यू आपका जानना चाहूंगा इस पे कि what kind of action, I'm not saying what specific action, but do you think this calls for a proper strike kind of a thing, और या फिर हम सिर्फ जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हो गई और उसको स्ट्रेटेजिकली ही कॉर्नर करेंगे, या इट कॉल्स फॉर अ विजुअल थिंग आल्सो वेयर पीपल फील कि यार पहलगाम हैज बीन अवेंज्ड। यू थिंक एक हमें एक वो वाली चीज भी होनी चाहिए, इसमें काइनेटिक एक्शन भी होना चाहिए? एटलीस्ट इतना आप बता पाएंगे इस पे, होना चाहिए नहीं देखिए, होना चाहिए? ये क्या है सर, ये क्या है कि a prime minister is the leader, is the leader of the country. People have elected him, ठीक है ना, as a leader of the country. As a leader of the country, he has the responsibility also to create a lasting visual and a psychological impact. Yeah, yeah. वो like, for example, I'll just tell you that, when this operations against Osama bin Laden was going on, Obama was sitting in the war room. That visual is still, beamed ठीक है across ना? हर बार। And he could have, this man could have been dealt with any time, even before, but he was waiting for the right moment, ठीक है ना? And he did it. Or many people say it was a fixed match. I also believe that it was a fixed match with the Pakistan army, whatever it is. But then, once he has given such a emphatic statement from a public platform, तो अब कुछ तो होगा। बाकी क्या है, आपने यूक्रेन वॉर देख रहे हैं, और जगह भी लड़ाइयां हो रही हैं, वॉरफेयर के मोड्स बदल गए हैं, ठीक है ना। कहाँ पे कैसे आपको अपना वो कमिट करना है जो नेशन के रिसोर्सेज है। बट एक चीज जरूर गाइडिंग फैक्टर होती है, दैट यू चूज अ पॉइंट वेयर that will have a maximum impact. एक चीज आ रही है सर न्यूज पे भी, और जब फॉर्मर आर्मी पीपल भी आ रहे हैं टीवी पैनल्स पे और सब पे, वो एक बात कह रहे हैं कि इफ वी स्ट्राइक और इफ वी टेक सम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन एज अ नेशन, वी शुड आल्सो बी रेडी फॉर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी आएगा। और एक पाकिस्तान में ना, एक मैं पाकिस्तान को भी जरा ट्रैक कर रहा था, तो उन्होंने कहा था हमारा एक मैड मैन सिंड्रोम है। हमारा पिछली बार भी एक मैड मैन सिंड्रोम था कि हम लोग दिखा देते हैं भाई हमें कोई डर नहीं है, जाने जाएंगी। तो इंडिया की प्रॉब्लम यह है, उनका यह कहना है कि इंडिया इज नॉट एज मैड एज वी आर। ये एक बात मैंने कल सुनी एक चैनल पे। एज अ नेशन वी शुड ऑल्सो बी रेडी अकॉर्डिंग टू यू कि भाई अगर हम गोली चलाएंगे, हम चीजें करेंगे, कुछ हमारे लोग भी जाएंगे, एंड वी आर रेडी फॉर दैट सैक्रिफाइस। हाउ डू यू डील विद अ मैड मैन? ये एक क्वेश्चन आता है। यू बीन इनटू इंटेलिजेंस, हाउ डू यू डील विद अ मैड पर्सन? ये इस पे जरा जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस सर, बिकॉज दे आर देमसेल्व्स क्लेमिंग भाई हमारा तो मैड मैन सिंड्रोम है। जहां तक मेरा अपना स्टडी है ये जिहादियों का जी, इनका मैडमैन जो सिंड्रोम है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है,
सुसाइड बॉम्बर तैयार किया, ड्रग्स उसको दे दिए, चाबी अपने हाथ में, ट्रिगर अपने हाथ में रखी, उसको ब्लो अप कर दिया, किसी को ओवरडोज ऑफ ड्रग्स कर दिया, उसको एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक पे बिठा दिया, he goes and just barges into it. But give me one example of collective madman syndrome. They're basically cowards. They're not like Japanese or this thing. So collective madman, अगर collective mad syndrome होता ना, तो वो 93,000 में से 20,000 तो कम से कम रिवोल्ट कर जाते कि हम तो लड़ेंगे जी, ठीक है। तो टेररिज्म वगैरह के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अब है क्या कि आप कलेक्टिव मैडमैन के उसमें आप जिहाद का नारा लेते हुए, जैसे ही वो तो पहला सेटबैक लगा तो दूसरा लगा, तीसरे आते आते ये बिल्कुल ये ध्वस्त हो जाता है। Now somebody was talking about cricket the other day, कोई था, I think टेलीविजन चैनल पे मैं था किसी पे, तो एक इमरान खान और इनकी बात कर रहा था वो, तो जो संस्कृतियों की बात की ना उसने अपने आसिम मुनीर में, तो मैं भी एक एनालॉजी आपको बताता हूँ, ये मैडमैन वाला और ये सब दैट बुली वाला से इनका जो पर्सनैलिटी होता है और लाउड माउथ एंड, तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में एक जमाने में मतलब यू हैड दिस पैक ऑफ फास्ट बॉलर्स, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सब 2-2 किलो डेली मीट खाने वाले, 6 फीट के जब रन अप लेते थे तो वो लगता जैसे धरती हिल रही है। और उनको कौन फेस करता था सर? सनी गावस्कर, डिमिनिटिव मैन विदाउट हेलमेट। इनके अगेंस्ट कितने सेंचुरीज मारे उसने, है ना? विद all 4 of them bowling at a speed of 160 kilometers per hour, etc. ठीक है। Why Sunil Gavaskar, our diminutive Tendulkar, as a 16-year-old boy? This is the difference. This is what is individual courage, and this is what is collective courage or collective size. So collectively ये मैडमैन थ्योरी इसमें नहीं अप्लाई करता है। और जो ये बार-बार, हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ, ये जो पश्तून्स का यही तो रोना है। पश्तून्स कहते हैं कि तुम पंजाबी, तुमने हमारे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना दिया, अपने बच्चे तुम भेजते नहीं हो। सही बात है। तो वो मैडमैन जो वाला वो है, वो तो तालिबान पाकिस्तान इनको दिखा रहा है ना। मस्जिदों में घुस के जाके सिक्योरिटी पर्सनल को माराते हैं वो, तो मैडमैन। सो आई ये, लेकिन हाँ जब लड़ाई होती है तो भाई उधर से भी तो कुछ यू शुड बी, समथिंग विल हैपन। बट अभी जो हालात है उसमें अब आपके अंदर टेरिटरी ही नहीं है यार। बलूचिस्तान में अभी फौज को घुसने नहीं दे रहे हैं वहां पे। आफ्टर दैट जाफर एक्सप्रेस में जब ये हुआ है, फौज को घुसने ही नहीं दे रहे वहां पे। तो वो टेरिटरी तो डिफंक्ट हो गया। सिंध का है, सिंध और पंजाब से आप जो कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन look at the distractions. I have never seen, I have written a book on this book on Pakistan. I have not seen Pakistan in such dire straits. Politically, one of the weakest governments. Economically, they have become beggars. ठीक है ना? How do you sustain a war? Geopolitically, totally isolated, except for maybe China and Turkey. ठीक है ना? Every way, Pakistan internal security was totally on the brink of collapse. Isn't that a great opportunity for us to get rid of this nuisance forever? Yes, I totally agree with you. Yeah. And I think we should not let go of this opportunity. We've missed so many opportunities in the past.
आई थिंक दिस इज वन अपॉर्चुनिटी वी शुड नॉट मिस। एक इसमें बात जो आती है सर कि हम न्यूक्लियर पावर है, एटमी शक्ति है, जरा इसको एक वंस एंड फॉर ऑल डिबंक कर दीजिए कि भाई हम भी फिर न्यूक्लियर चला देंगे, फिर आपके यहाँ भी जाने जाएंगी लाखों, फिर देख लीजिएगा हम तो चलो खत्म होंगे ही होंगे, आपके भी लाखों कोक सुनी करके हम जाएंगे। इसका क्या जवाब है जरा, ये जो न्यूक्लियर की बात करते हैं हमेशा? तो हमने वो कर दिया ना भाई, मैं तो खुल के कह रहा हूं कि हमने आपके पानी को सस्पेंड कर दिया है, धीरे 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 हम रोक देंगे पूरा। ये आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, सो डू समथिंग अबाउट इट। कीजिए। The foolishness, they've said that you've put this into abeyance, we've put the Shimla agreement in abeyance. So if the Shimla agreement is in abeyance, then there is no LOC, then it's a free for all ना, फिर LOC किस बात की? मतलब talk about stupidity। भाई आप क्या इससे मैसेज दे रहे हो? फिर इनका 71 वॉर के बाद, particularly 1990 के बाद, after Soviet withdrawal from Afghanistan, इन्होंने कहा यार ये बड़ी अच्छी किस्म की लड़ाई है, काहे को हमको लड़ना है कन्वेंशनल वॉर, अंदर लोग भेजते रहो। हिंदुस्तान में तो ऐसे भी, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान है। To that extent, they are what should I say? To that extent, they have that advantage of creating proxies at a will, at every level, from judiciary to politics to anywhere. और जुडिशरी का तो है एक बात, I must take this opportunity कि ये जुडिशरी, आप क्या सोचते हैं कि when these elections were ordered, हमको नहीं पता चल रहा था ये किसका बैटिंग कर रहे हैं ये लोग? अरे भाई, एक आर्टिकल को हमने रिमूव किया है, एक हिस्सा उसका हाइव ऑफ करके उसको हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है। आप चीजों को थोड़ा सा सेटल करने दीजिए, थोड़ा इवॉल्व करने दीजिए। वो भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन आप जाए अपने घर से निकलते हैं, जाके आप कुर्सी पर बैठ जाते, कहते इलेक्शन करवाओ, अब जवाब दो। बहुत बड़ी बात है ये। एंड अब जवाब दो। तो इनके प्रॉक्सीज तो सभी जगह है। हमने तो एक तरह से ये प्रॉक्सी वॉर को विद वन हैंड टाइड बिहाइंड आवर बैक हमने लड़ा है, और वो हाथ बांधने में ये जितने द पाकिस्तान विद इन इंडिया, पाकिस्तान विद इन इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, मुझे अभी मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की क्या अहमियत है, वेदर इट इज बिल्डिंग रोड्स जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई वहां पर आपका लेह की तरफ, एंड ताकि हमारे वेपन्स पहुंच सके, आर्मी डिप्लॉयमेंट हो सके। मैं LAC की अगर बात करूं, दिस वाज स्टॉल्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ NGOs फॉर इयर्स टुगेदर। सिमिलरली राइट नाउ जो हमें अगर डैम्स की स्टोरेज बढ़ानी है, कनाल नेटवर्क बनाना है, हर चीज पे PIL, हर चीज पे अलग अलग NGOs which are bankrolled by the Soroses of the world, they are an impediment to every single critical infrastructure project. Do you think इनका जो आप प्रॉक्सी की बात करते हैं, these are some of the proxies जिन्होंने बहुत बुरी तरह हमारे ग्रोथ को स्टॉल किया? नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम ये आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हवाला देते हैं, ये क्या हमारे यहाँ कू नहीं हुआ है सर? हमारे यहाँ कू हुआ है, एंड द बिगेस्ट कू वाज व्हेन दिस 8-9 judges came and they overruled the NJAC, passed unanimously passed by the parliament and state assemblies. That was a judicial coup. भाई आप पॉलिटिकल साइंस के थोड़े, हम लोग भी थोड़ा ज्ञान रखते हैं। माननीय जज साहब से अनुरोध है कि एक देश दुनिया में बता दें जहां पर ये अरेंजमेंट है कि जज ही सेलेक्ट करेगा, अपने भतीजे को सेलेक्ट करेगा, अपने बेटे को ये करेगा, सारी चीज ये करेगा, ठीक है।
तो ये दिस वाज अ जुडिशियल कू, और क्या एक यूनिस टाइप का कू होता है कि इनका कू है। तो हर भारतीयों को इस कू के खिलाफ खड़ा होना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉर देम टू ऑर्डर इलेक्शंस एट अ टाइम जब 5 साल में, अगर मैं बात करूं, पत्थरबाजी खत्म हुई कश्मीर से, इंसिडेंट्स केम डाउन ड्रामेटिकली, जो गुड वर्क हुआ, जो प्रोग्रेस हुआ, उसमें ये इंसिडेंट, आपको क्या लगता है सर, जब हम लोग ये बातें करते हैं, मुझे कई बार बड़ी प्लास्टिक लगती हैं बातें, शुगर कोटेड लगती हैं। कश्मीरियत, ये कश्मीरियत है, यहाँ की मेहमान नवाजी, आपको लगता है वहां पे लोगों को इस समय खड़े होना चाहिए, फतवे देने चाहिए कि कैसे हिंदू चिन्हित करके मार दिए गए? यहाँ पे अंड संड बातों पे आप फतवे देते रहते हैं, इस पे कितने फतवे आए हमारे? ये क्या है, ये जो कश्मीरियत है और ये जो टूरिज्म वहां पे बढ़ा जरूर रहे हैं हम लोग, बट वी आर पुटिंग आवर लाइव्स ऑन द लाइन। हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन इन कश्मीर, एंड आगे आप क्या देखते हैं इसमें होते हुए? देखिए, मैंने जब ये वारदात हुआ तो मैंने कहा कि देखो, ये प्रॉक्सी वॉर के दो एस्पेक्ट है। 4 लोगों के स्केच जारी किए जा रहे थे, कहते हैं 2 पाकिस्तान से आए थे, 2 हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। तो है ना, एक कंपोनेंट प्रॉक्सी वॉर का उधर है, एक कंपोनेंट प्रॉक्सी वॉर का इधर है। तो ये हमारे कुछ क्या मैं कहूँ, इनको मुंह से गाली आती है, कुछ ऐसे लोग हैं डैश डैश, अरे नहीं यार घोड़े वाले का वो देखो उसने, डोंट ब्रिंग दैट दैट रिलीजन ये, अरे पैंट खुलवा खुलवा के मारा है यार। तुम्हारा जब पैंट खुलवाता ना और तुम्हारे वहां पर वहीं पर सीधे गोली मारता तो तुमको पता चलता। वो शत्रुघ्न सिन्हा भी बकवास कर रहा है कि हिंदू हिंदू हिंदू, चल तेरा दामाद तो मुसलमान है, वो तो कलमा शायद पढ़ देता तो वो बच जाता। लेकिन अगर दूसरे की जब नई नवेली, मतलब सॉरी, शादीशुदा, अभी अभी शादी हुई है, उसके उसके साथ वो होता है तो उसके लिए तुमको कुछ है, तुम फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो यहाँ पे और ये गॉगल्स पहन के। यू यूज्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड सर, हिंदू विडोहुड फैलाने का एक मिशन था ये। यस यस यस। अब है क्या सर, अभी देखिए, आज एक आया है, हर नेम इज सम तिवारी, हु सर्वाइव्ड दिस अटैक, आपको मैंने भेजा है शायद। जी जी जी। अब उसने आज जौनपुर से, शी इज फ्रॉम जौनपुर, तो उसने क्या लिखा है, कहता है कि जितने ये पोनी वाले थे ज्यादातर इस अटैक में शामिल, और कैसे बोला कि उसका पोनी वाला था। वो कहता है कि अच्छा आप क्या, आप हिंदू हैं? तो उसने कहा हाँ मैं हिंदू हूँ। तो उसने कहा बाकी लोग जो ऊपर गए, कहता वो मुसलमान है। ठीक है, फिर उसने इसको भाई क्यों बोला कि ये रुद्राक्ष क्यों हो, ये रुद्राक्ष खोलो। तो उसमें देखिए, अभी एक वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ दिस अटैक, उनका नाम है एकता तिवारी उनका नाम है, जौनपुर के रहने वाली हैं। तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया, कहता है, उन्होंने कहा कि वो जिस पोनी वाले के साथ जा रही थी तो वो इनसे बातें कर रहा था। फिर उसने पूछा इनसे कि आप हिंदू हो मुसलमान हो? तो उसने कहा, तो इन्होंने कहा हम हिंदू हैं। तो पूछा बाकी जो आगे गए हैं लोग, तो इनके मुंह से निकल गया कि वो मुसलमान है। ठीक है ना जी। तो उसने फिर पूछा क्या आप अजमेर शरीफ गए हो? तो इसने बोला नहीं। फिर पूछा क्या आपने कुरान पढ़ा है? तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे उर्दू नहीं आती है। तो कहा नहीं नहीं, कुरान तो इंग्लिश और हिंदी में भी है, कुरान लिखा हुआ है। फिर उसने कहा कि वो मदरसे में भी पढ़ाता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे दिल किया उससे पूछे कि अगर आप टीचर हो तो फिर यहाँ क्या ये घोड़ा क्यों चल रहे, पोनी क्यों चला रहे हो?
जी। फिर उसने पूछा कि अच्छा आप कहाँ काम करते थे? शी सेड आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर वो कहता नहीं, आप तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला हो या इंटेलिजेंस वाला हो इत्यादि, ऐसे करके उसने उसने पूछा। फिर उसने कहा कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए आना, मैं आपको मैं सारा फैसिलिटीज दूंगा। तो उन्होंने बोला अपना नंबर दो, तो उसने कहा मेरे पास फोन है नहीं। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उधर जाके वो अपने उसने जूते से फोन निकाला, जूते से फोन निकाला। जूते में से फोन निकाला और उसने फिर वो बात करना शुरू कर दिया और कहा कि वो यहाँ से वो 20 जो है वो आगे गए हैं। सो ही वाज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग। और मतलब ये भी कह रहा था कि मैंने कितने राइफलें मैंने यहाँ पर छुपा रखी हैं एक 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 जगह पे। तो शी सेड, और इतने में उसका उनके भाई जो थे वो उसके पहले वो रुद्राक्ष पहने हुए, तो इस व्यक्ति ने उसको उतरवा दिया। तो दैट इज हाउ दे गॉट वेरी सस्पिशियस। तो ये आगे नहीं गया, ये आगे नहीं गया। तो इसके एक इंट्यूशन आया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। समथिंग वो तो कोई भी फील कर जाता है ना भाई, आपका कोई रुद्राक्ष को उतरवा ले, फिर आप राइफलों की बात सुन लो, तो वो वहां से नहीं गए, तो वो बच गए। तो ये भी एक फैक्ट है। तो है क्या कि देखिए ये एक तो पाकिस्तान है, परपेट्रेटर है, लेकिन अंदर में भी प्रॉक्सी। और अगर आप परमानेंट सोल्यूशन आपको ढूंढना है तो आपको ये कुछ आइडियोलॉजी के जो हिस्से हैं ना, ये इस्लामिक जिहाद का, इसके हिस्से हैं जैसे जिहाद, उम्मा, काफिर, गजवाए हिंद, ये सारी चीजों को आप भारत को इन टर्मिनोलॉजी से मुक्त करना पड़ेगा, तभी आपका मतलब इसका कोई एंड्योरिंग सोल्यूशन निकलेगा। नहीं तो आप ये कार्रवाई करते जाओगे, फिर 10 लोग उठेंगे, फिर वो कहेंगे ये सर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जो आपने 5-6 इस्तेमाल किए, अभी आपने 5-6 चीजें कि ये टर्मिनोलॉजी से हमें मुक्त होना है, ये 5-6 टर्मिनोलॉजीज और इस रेडिकल माइंडसेट से कैसे मुक्त हो पाएंगे? बिकॉज जैसे आपने कहा हुआ है, बहुत मदरसे तरीके खत्म नहीं होते, मदरसे खत्म नहीं होते, इनके क्या तरीका है फिर? सुनिए सर, मैं आपको एक पुराना एग्जाम्पल देता हूँ और एक अभी का एग्जाम्पल देता हूँ, और ब्रिटिश का भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ईरान जो था वो एक सुन्नी कंट्री, फ्लैंक्ड बाय तुर्क किंगडम एंड और तुर्कमेनिस्तान एंड ऑटोमन एम्पायर, समझे कि नहीं? वो दोनों सुन्नी थे। तो इस्माइल शाह इनका एक रूलर होता था। तो उसने कहा यार ये तो आइडियोलॉजिकली सब मेरे आजू बाजू जो है वो तो हमको खा जाएंगे, हमारे लिए तो सरवाइव करना मुश्किल है एज अ जियोपॉलिटिकल एंटिटी। तो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर किया कि रातों रात पूरा ईरान शिया बन जाएगा। एंड ही ऑर्डर्ड दैट ऑल सुन्नी मॉस्क्स टू बी डिमोलिश्ड। फिर उसने सैल्यूटेशन के रूप में, जैसे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग राम राम बोलते हैं, तो उसने एक हुक्म पास किया था कि जैसे ही किसी सुन्नी को देखते उसको गाली देना शुरू करो। तो ओवरनाइट ईरान बिकेम अ शिया कंट्री। एक ये एग्जांपल, खराब है अच्छा है वो आप लोग जज कर रहे हैं। और अभी एक एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। प्रिंस सलमान कह रहा है ना कि भाई मैं 90% हदीस बकवास है, ये ऊँट के जमाने का है, कुरान में भी तब्दीली की जरूरत है, वो तो बोल रहा है। उसके बाद इजराइल का,
भाई अरब्स ने तो बहुत पहले इजराइल के साथ समझौता कर लिया था ना। आज भी उसके बाद ट्रंप ने भी किया था ना अब्राहमिक अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड्स, जी जी। ठीक है ना, किया था। तीसरा, ये अंग्रेजों ने जो मिलके ये खड़ा किया था, ये अहमदिया कम्युनिटी, एक कायदानी जो ये थे गुलाम मोहम्मद जो उनको खड़ा किया था। तो आपने कोशिश करनी है, जब आप ही कहने लगोगे, मतलब इसमें बिलीव करने लगोगे कि यहाँ नुक्ता और पुख्ता नहीं है हो सकता और ये नहीं हो सकता, बिल्कुल झूठ। 1925 में इजिप्ट में कुरान बदला गया है। तो इसी लिए भारत में ये जितने ये वर्ड काफिर, ये नहीं रहेगा इनके उसमें। हाउ कैन यू हैव द वर्ड काफिर इन अ सेक्युलर कंट्री? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको गजवाए हिंद और जिसको भी आप सरकारी नौकरी देते हैं उसको आप अब उस मुसलमान को ओथ लेना पड़ेगा कि मैं जिहाद, गजवाए हिंद, उम्मा, काफिर, इन सब आइडियोलॉजी में मैं इसमें मेरी कोई आस्था नहीं है। बात सब है, यू हैव टू बी टफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नो, दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड सॉल्यूशन। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी स्टार्ट हो सकती है फॉर द डी रेडिकलाइजेशन। अगर मैं बात करूं, डू यू सी दिस प्रॉब्लम, दिस एंटायर थिंग? बिकॉज आपने जैसे कहा, दो चीजें एक संयोग से मिली है, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है एट द हेल्प, और दूसरी तरफ पाकिस्तान हैज नेवर बीन इन more dire straits as it is right now, economically, politically, diplomatically, wherever. Do you see this problem getting solved now? अब ये जो फ्लैश पॉइंट आया है, इसके बाद आप देखते हैं अगले 5 साल में, 4-5 साल में इस प्रॉब्लम का से हमें मुक्ति मिले जो इतने सालों से नहीं मिली? नहीं, हमको पाकिस्तान से मुक्ति जरूर मिल जाएगी, ये आपका विश्वास है? मैं बताता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान पॉलिटिकली इसको इस्लाम के नाम पे बनाया गया। तो शिया ने बनाया, अहमदिया ने भी खूब बैंड बाजा बनाया, खूब कूदे ये लोग। अहमदिया भी बनाने में बहुत आगे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बनाने वाले को इन्होंने एम्बुलेंस को बंद करके वही मार दिया, जिन्ना को, ठीक है ना, जाने तो इस शिया को, ठीक है। तड़पता रहा, 2-3 घंटे तक तड़पता रहा वो, उसको कुछ नहीं, लेफ्ट अनअटेंडेड इन द एम्बुलेंस। और 1953 में इन्होंने अहमदिया की ठुकाई की, खूब अच्छे से ठुकाई की। वहीं से एक्चुअली जो लाहौर राइट्स हुए थे, वहीं से आर्मी का असेंडेंस शुरू हुआ पाकिस्तान में। तो इन्होंने खूब ठुकाई की वहां पे। और याद रखिए आपकी पाकिस्तान का, they had a brilliant foreign minister called जफरुल्लाह खान। बड़ा इफेक्टिवली वो पाकिस्तान का केस आर्ग्यू किया था यूएन में, ठीक है ना, वो कश्मीर को लेके, जिसमें इधर से आपके मेनन साहब थे। तो उसके बाद अबू सलाम को नोबेल प्राइज मिला। बोला, इन्होंने कहा कि यहाँ whatever he may have got, यहाँ नहीं आना है इसको। तो he visited India before he visited पाकिस्तान। उसको शर्म आई, अबू सलाम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ गया। हाँ, तो ये हुआ। अब क्या है सर कि अब ये चले सुन्नी रास्ते पे। तो सुन्नी रास्ते में पहले ये देवबंदियों का बोलबाला था जियाउल हक के टाइम में, ठीक है। जमायत इस्लामी, मदूदी, देवबंदी जितने ये थे। फिर क्या हुआ कि नवाज शरीफ को डाउन करने के लिए इन्होंने बरेलवियों को ये किया, दे हैड टू ब्रिंग इन इमरान खान। तो वो क्या था उसका नाम, वो बरेलवी का जो, अरे कादिब क्या है, हाँ, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। बरेलवियों को उन्होंने खड़ा किया, ठीक है। और फिर दे हैव डन अवे विद इमरान खान आल्सो। अब है क्या कि सर, दे हैव रन आउट ऑफ देयर इस्लामिक थियोलॉजिकल ऑप्शन। तो है क्या कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोलता है कि भाई ऐसा है कि तुमने हमको तो ग्लोबल जिहाद के नाम पर हमको लड़वाया,
अमेरिकन आए तो तुमने हमको पिटवाया भी, ड्रोन से भी मरवाया, तुम्हारा जितने कमीना तो कोई मुसलमान है ही नहीं, तुम तो शरीयत चाहते ही नहीं हो, तुम कहाँ के मुसलमान हो। ये वहां की फौज को बोलता है, ठीक है ना, शरीयत लागू करो, इसी के नाम पे तो लड़वाया था तुमने। तो उनको पिटाई कर रहे हैं कि यू आर इस्लामिक, नॉट इस्लामिक एनफ, ठीक है। जो तालिबान है, अफगान तालिबान, वह वो कहते तुम कहाँ के यार मुसलमान, हमारा किंगडम कब से है, तुम कल के कन्वर्ट है, कोई बाजवा, कोई चौहान, कोई ये है, तुम कहाँ से बन गए यार। कहते कौन सा डूरेंट लाइन, हम तो तुमको मानते ही नहीं है, तुम डूरेंट लाइन है। बलोची कहते कौन सा मुसलमान, हम तो बलोच है। एक बलोच लीडर ने कहा था कि कई हजार साल से हम बलोच है, 500-600 साल से, 1000 साल से हम मुसलमान हैं, और अभी 1948 के बाद से हम पाकिस्तान है। तो पूछा कि भाई कहाँ हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए, बताओ आप। ऑब्वियसली, ठीक है। सो पाकिस्तान वाज politically it was created in the name of Islam and it is perishing because of Islam. ये आप समझ जाइए आप, और कुछ नहीं है ये। और ये भी बस एक और बात बता दूं सबको, ये बहुत जरूरी है, मुझे मालूम है थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन चलिए, बिल्कुल, प्लीज। वन थिंग लीड्स टू अनदर। ये हमारे यहाँ लोगों को एक समझने की बात है कि वो भी जो मुनीर जो कह रहा था ना कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनको बताइए पाकिस्तान कैसे है। कैसे पाकिस्तान हासिल हुआ, और अगर तुमने लड़ पे लिया था पाकिस्तान तो हम फिर पानी क्यों दे तेरे को, नहीं देंगे पानी, है ना। तुमने कोई लड़ा वड़ा नहीं था, ठीक है। बाकी जो हमारे यहाँ नेता था सर 1900 भगत सिंह के बाद, ये सारे, मैं क्या बोलूं आप इनको, इन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार बनाई 1937 में जाके अंग्रेजों के साथ। बिल्कुल। फिर जब ये जाना था तो जिन्ना को बोला कि ऐसा कर तू ना, हमको कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया चाहिए जाने से पहले, तो एक नया देश हम तेरे लिए बना के देंगे, वहां तू गवर्नर जनरल बन जाना और बग्गी वग्गी पर चढ़ना अपना, ठीक है ना। तो बोला ठीक है। तो ने बोला ये बैठे बोला देख, ये वाला एरिया हमको अरेबियन सी से लेके ये वाला यहाँ तक गिलगिट बल्टिस्तान वाला इलाका चाहिए एज फ्रंट लाइन अगेंस्ट सोवियत थ्रेट। पहले भी कहा कि पहले भी रशियन थ्रेट था, अब ये सोवियत थ्रेट हो गया, तो ये चाहिए यहाँ से यहाँ। तो उसने कहा ले लीजिएगा ये। फिर उसने कहा कि देख हमको अरेबियन सी पर भी हमारा ये है, ये भी इंटैक्ट, हमारे इंटरेस्ट इंटैक्ट होने चाहिए, और तुम्हें हम ये बांग्लादेश वाला इलाका देंगे, हम बे ऑफ बंगाल में भी लें। इंडिया को बुलाया, कहा कि ये अंडमान दे दो, खैर इंडिया ने नहीं दिया, वो दूसरी, लेकिन उसमें डिले हो गया था थोड़ा। ये नेहरू को बुलाया और मोहनदास करमचंद गांधी को कि भाई देखो यार, हम जा रहे हैं यहाँ से, नेहरू को हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन ना ये हम तुमको जब ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे ना, तो ये एरिया माइनस करके करेंगे, बिकॉज हमको अपने स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए चाहिए, ठीक है, और ये वाला एरिया भी चाहिए। तो फिर होता क्या है कि उन्होंने कहा कि जितना गया दौड़ा दौड़ा, ये चिटागोंग पोर्ट में क्या लेके करूंगा, इसमें तो कोई डेप्थ ही नहीं है। तो रातों रात डिसाइड हुआ कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स भी इनको दे दो, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। वो पॉलिटिकली ठीक है, होमलैंड फॉर मुस्लिम्स और ये वो सब अलग बात है, बट दिस इज, तो इस स्ट्रैटेजी। हाँ, फिर इनको बोला कि देख नेहरू ऐसा है, ये इनको हम दे रहे हैं इनको, लेकिन यार पानी भी तो चाहिए होगा ना इनको। तो बोला कोई नहीं, हम पानी नहीं रोकेंगे, पानी देंगे हम, ठीक है। तो दिस इज हाउ
Indus Water Treaty. So this US and Mexico, they also have a water sharing agreement, but ours is so lopsided, we end up giving 80 times more. मतलब हम देंगे क्यों? हम क्यों देंगे? अब तो ये ना कोई आपके घर में आया और आपको आप जो पानी पियोगे और गोली निकाल के मार दे आपको। नहीं कोई मतलब ही नहीं तो चीज का। भाई अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाया तो अल्लाह ताला से पानी भी मांग लो। बिल्कुल 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 सर, इट्स बीन अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू एंड बीच में हम लोग एक बार फिर जरूर आने वाले दिनों में भी कनेक्ट करेंगे बिकॉज वी लव योर पर्सपेक्टिव एंड आई एम श्योर जब तक हम लोग कनेक्ट करेंगे देयर विल बी समथिंग सब्सटेंशियल दैट हैपेंस। ओह ग्रेट थैंक्स, है ना। सो thank you so much RSN sir, it's a pleasure and viewers please आप बताइए how you found the episode, subscribe to the channel and whatever you have in mind I would convey to Colonel Saab because he's very kind, he always answers questions. Thank you sir, thank you.